हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे। कंसिस्टेंसी से जितना मैं डेली करा रही हूँ उतना आप सभी कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों, किसी भी काम को करने के लिए जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं करोगे तो आप सक्सेस प्राप्त नहीं करोगे। ऐसा कहा गया है कि कंसिस्टेंसी जो होती है चाबी होती है किस चीज़ की, सक्सेस की। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जितना करा रही हूँ डेली के डेली पढ़ते रहिए और एक वीक में एक दिन आप ऐसा निकाल लीजिए जिसमें आप रिवीजन कर पाओ। ठीक, तो जैसे जैसे आपके एग्जाम करीब आएंगे तो आपको थोड़ी टेंशन कम होगी क्योंकि आप रिवीजन करते जा रहे हो। ठीक, तो रिवीजन करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, समझ आ रहा है तो ये भी बता दीजिए, मुझे रेस्पॉन्स दीजिए कि हाँ अच्छे से समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है ये। और हमारी बुक कौन सी चल रही है इसमें, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हुई है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है। आज हमारा है सेकंड टॉपिक उसका। आज के टॉपिक में हम अपने 3 रूल्स पढ़ेंगे। ठीक, ये रूल्स आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बस बताना है, मैं पढ़ना है, पता होना चाहिए। ठीक, ताकि आपको आगे के लिए क्या हो जाए, थोड़ी हेल्प मिले, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ओफ बॉय रूल क्या बताता है। ओफ बॉय रूल, ये पहले तो इसके बारे में समझिए, एक जर्मन वर्ड है। ठीक, आपको जो मैं अभी 2 रूल और पढ़ाऊंगी ना वो है साइंटिस्ट के नाम पे, लेकिन ये जो रूल है ये केवल एक जर्मन वर्ड को लेकर दिया गया है। इसके साइंटिस्ट अलग हैं जिन्होंने इस रूल को दिया था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इन 3 रूल्स में से ये बताओ कि कौन सा रूल, रूल्स के नाम दे देगा आपको मल्टीपल में, कि इन रूल्स में से ये बताओ कौन सा साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो ऑफ बॉय रूल आपका साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। ठीक, ऑफ का मतलब होता है बिल्डिंग, बाय का मतलब अब, बिल्डिंग का बढ़ता हुआ क्रम, किस चीज़ का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ये रूल ये कहता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलेगा। मीन्स कि सब सेल या शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन पहले इस सब सेल में जाएगा, इस सब सेल में जाएगा। ठीक, तो ये बताता है ये रूल कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। ऐसे समझिए आप किसी बस में जा रहे हो या ट्रेन में, तो उसमें आपको देखते हो कि सीट बिल्कुल खाली पड़ी है, तो आप क्या सोचते हो कि इस पे बैठ जाएं, भरी हुई सीट पे बैठना पसंद नहीं करोगे। ठीक, इसी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, लोअर से वो हाई की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये बताता है आपका ओफ बॉय रूल। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिए। ओफ बॉय इज अ जर्मन वर्ड एंड इट मीन्स ऑफ मीन्स बिल्डिंग, बाय मीन्स अप, बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। इट वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट क्लिंचविस्की। इसे किसने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट है हमारे क्लिंचविस्की ने दिया था। अकॉर्डिंग टू इट, उनके अनुसार, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कोमा सब शेल कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी शेल या सब शेल में वो किस क्रम में होगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव टू लो एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल, और उसके बाद कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। सच एनर्जी लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये जो एनर्जी लेवल था उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे क्या है, देखो ये क्या है, हमारी सब शेल है। देखिए इसको, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहला आपका 1s में जाएगा, 1s से कहाँ जाएगा, देखो ये जो क्रम है ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है यहाँ पर। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2s में, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, 2p में, फिर 3s में। ठीक, फिर उसके बाद 3p में, और किस में, 4s में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 3d में, 4p में और 5s में। ठीक, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 4d में, 5p में, फिर 6s में। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, देखिए 1s, फिर उसके बाद 2s2, ऐसे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, 1s से फिर 2s में, फिर 2s के बाद आएगा आपका 2p6, 2p6 के बाद कहाँ जा रहा है, 3s2 में, 3s2 के बाद कहाँ, 3p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, 4s2 में, 4s2 में, फिर कहाँ जा रहा है, 3d10 में, 3d10 में, फिर उसके बाद 4p6, 4p6, 4p6 के बाद कहाँ जा रहा है, 5s2 में, 5s2, फिर कहाँ जाएगा, 4d10, 4d
10 में जाएगा, फिर उसके बाद 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद 4f14, 4f14, 5d10, 5d10, 6p6, 6p6, 7s2, 7s2, फिर 5f14, फिर कहाँ जा रहा है 6d10 और फिर 7p6। इस तरीके से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p6 में, फिर 3s में, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। इस तरीके से हमारा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो भाई देखो, जब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है तो यहाँ पर जब आप एनर्जी देखोगे 2s की 2p6 से क्या है, एनर्जी कम है पहले, इसलिए इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p6 की एनर्जी हाई हो जाएगी, 3s की एनर्जी क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा 3p6 में, 4s की एनर्जी 4d से क्या है, कम। ठीक, तो पहले 4s में जाएगा, फिर उसके बाद 3d में। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को की फिलिंग करेंगे किसी भी शेल या सब शेल में। अब इस चीज़ को ये जो क्या है, ये जो आपको बताया है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, हमें एनर्जी कैसे पता चलेगी कि सब शेल की एनर्जी कम है या ज़्यादा में, ये तो पता चल गया है इस रूल से कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये एनर्जी कैसे बढ़ रही है, किस सब शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसके लिए आप पढ़ोगे n+l रूल। क्या पढ़ोगे, ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखने के लिए हम पढ़ेंगे n+l रूल के किस ऑर्बिटल या किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो वो एनर्जी लेवल या सब शेल की जो एनर्जी है हम किस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो एक बार आप ये थ्योरी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम n+l रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए n+l रूल क्या कहता है। इट वॉज गिवन बाय क्लिंचवेस्की, इसको भी साइंटिस्ट क्लिंचवेस्की ने दिया था, जिसने ओबॉय रूल को बताया था। उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल में जा रहा है, लोअर से हाई में जा रहा है, तो उन एनर्जी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस सब शेल में पहले जाएगा और किस सब शेल में। हमने ऑर्डर तो बना दिया कि लोअर से हाई में जाएगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी लो होगी या हाई होगी। तो देखिए, इसे भी साइंटिस्ट क्लिंचवेस्की ने बताया था, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एनर्जी ऑफ सब शेल एंड सब शेल। उन्होंने एनर्जी बताई थी शेल और सब शेल की। अकॉर्डिंग टू इट, उनके अनुसार द सब शेल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ n+l, जिस सब शेल की हाई वैल्यू होगी किसकी, n+l की, विल बी हाई एनर्जेटिक, उसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ n+l इज सिमिलर, अगर n+l की वैल्यू सिमिलर है दोनों सब शेल की, तो इस कंडीशन में लार्ज वैल्यू, फिर हम किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू इज यूज टू डिसाइड द एनर्जी ऑफ सब शेल। तब n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम, बिकॉज n रिप्रेजेंट्स आर प्राइमरी एनर्जी लेवल, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी एनर्जी लेवल को। अब देखिए n+l, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो n हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जो कि हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। और l हमारा रिप्रेजेंट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर को, जो हमारा क्या बताता है, सब शेल के बारे में। तो n+l का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे हम, दोनों सब शेल की जब वैल्यू निकालेंगे तब हम देखेंगे जिस सब शेल की बहुत सारी, जैसे हमारे पास ये सब शेल हैं सारी, इनमें जब हम क्या निकालेंगे, n+l की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे जाएगा, लोअर से हाई एनर्जी लेवल की तरफ हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो पहले वो लोअर में जाएगा, फिर उसके बाद हाई में जाएगा, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा हुई वो कैसी हुई, हाई एनर्जेटिक होगा, हाई एनर्जेटिक सब शेल। और जिसमें n+l की वैल्यू अगर मान लो दोनों सब शेल की सेम आ रही है, तो इस कंडीशन में हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा हुई उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा। और हमें फिलिंग कैसी करनी है, लोअर से हाई की तरफ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए n+l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें n का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो n इजिकल टू कितनी दिख रही है, 1 शेल, 1 आएगा। l, s के लिए l की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, कितनी होती है, 0। तो n+l कैसे निकालेंगे, n+l इजिकल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1। ठीक, 1 + 0 1। अब यहाँ पर निकालेंगे जैसे, तो n इजिकल टू कितना आएगा, 2, दूसरी शेल है। l की वैल्यू s के लिए वही सेम 0, n+l क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखो n इजिकल टू 2,
L इज इक्वल टू P के लिए L की वैल्यू 1 N प्लस L क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। अब जैसे यहाँ पर है 3s2 में N इज इक्वल टू 3, L के लिए S के लिए L की वैल्यू 0, N प्लस L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो पहले एक बात, यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसी आ रही है सिमिलर। देखते हैं आगे। अब देखिए N इज इक्वल टू कितना है 3 यहाँ पर, L की वैल्यू 1, N प्लस L कितना हो जाएगा 4। अब जैसे यहाँ पर है 4s2 में भी N इज इक्वल टू आ जाएगा 4, S के लिए वही 0, N प्लस L कितना आ गया 4। यहाँ पर N प्लस L कितना आएगा, देखो N इज इक्वल टू 3, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, L इज इक्वल टू 2, N प्लस L कितना आ गया 5, 3 और 2 5। अब इसके बाद N इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4, L इज इक्वल टू 1, N प्लस L यहाँ पर कितना आया 5। अब यहाँ पर आ जाओ N इज इक्वल टू कितना है 5, N की वैल्यू 5, L की वैल्यू S के लिए 0, तो N प्लस L भी क्या आ गया यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब हमने क्या पढ़ा, ओबॉय रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, इसीलिए 1s2 में इलेक्ट्रॉन जाता है सबसे पहले, क्योंकि इसकी एनर्जी किससे कम है। देखो भाई यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू है 1, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 2, तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 1s2 में। तो ये बन जाता है आपका ऑर्डर 1s2 से 2s2 की एनर्जी ज़्यादा, फिर उसके बाद 2s2 में जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ 2p6 और 3s2 में से, इन दोनों में से सबसे पहले कहाँ जाएगा। देखो n प्लस एल की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों में क्या है सिमिलर आ रही है वैल्यू। तो अब हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे n की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल जिसमें ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, कम होंगी, लोअर एनर्जी वाला होगा वो ऑर्बिटल या सब शेल, उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2p6 में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा 3s2 में। अब यहाँ पर आ जाओ 3p6 में जाएगा या 4s2 में जाएगा। तो देखो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पर भी दोनों कितनी है, बराबर है, सिमिलर आ रही है। तो अब हम किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू कम किस में है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा 3p6। समझ आई इतनी बात, अब लग रहा है इजी, अब समझ आ रहा है कि ओबॉय रूल में हम इस तरीके से कैसे हम भेजते हैं इलेक्ट्रॉन को, भाई 1s से 2s में कैसे जाएगा। इसलिए जाएगा वो क्योंकि एनर्जी क्या है, कम होगी, किसकी 1s की, और 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भेजेंगे और फिर 2s में। तो अब ईजी लगा आपको ये। तो देखिए 3p6, इसके बाद अब क्या होगा, 3p6 के बाद जाएगा 4s2 में। अब आ जाओ यहाँ पर 3d10 में और 4p6, इन दोनों में से किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू सिमिलर है, 5 है दोनों में। अब हम क्या देखेंगे, n की वैल्यू कम किस में है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3d10 में, फिर उसके बाद 4p6। अब देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं दी, यहाँ पर तीनों में n प्लस एल की वैल्यू सिमिलर थी, तो अब हम सेम वही नंबर ऑफ शेल देखेंगे। तो नंबर ऑफ शेल इसमें कम है, फिर इसमें ज़्यादा, फिर इसमें ज़्यादा, फिर 4p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s2 में। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑर्डर बनवाया है वो ऑर्डर आप इस तरीके से n प्लस एल की वैल्यू निकाल के भी देख सकते हो। तो समझ आई बात कि हम एनर्जी कैसे देखेंगे, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक, तो इसलिए 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर किस में जाएगा आपका 2p6 में, फिर 3s में, फिर 3p6 में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है शेल्स में। ठीक, किसके आधार पर, n प्लस एल रूल के आधार पर। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपना सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड रूल पढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे, कुछ बच्चों को आता भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 11th-12th में सब पढ़ के आ ही चुके हैं, तो अगर नहीं आता तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है, जैसे एलिमेंट्स, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ओबॉय रूल के अकॉर्डिंग। ओबॉय रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर में, फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में बढ़ते हुए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कार्बन का 6 परमाणु भार, कितना है इसका 6, तो इसमें क्या होगा, देखो पहले 1s2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s2, फिर 3p6, इस तरीके से जाएगा। देखिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s2 में गए, फिर उसके बाद 2p में गए। इसमें 1s में एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम रूल वही पढ़ने वाले हैं कि s में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक,
एस सब शेल में, और पी सब शेल में आपके जाते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने देखो जब हमने ओबॉय रूल पढ़ा तो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें, ठीक। तो उसके लिए हम रूल पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए 1s2 2s2 2p, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने बचे भाई, देखो 2 और 2 4, 4 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कितने बचे हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p 2 हो जाएगा। आगे समझ, मैक्सिमम इसमें 6 जा सकते हैं हमारे, लेकिन फिलहाल हमारे पास 6 हैं तो हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, किसमें, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया। इस तरीके से होगा। अब जैसे n है, n में क्या होगा, 1s2 में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, फिर 2p, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो 2 2 4, हमारे पास है 7, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, 3 किस में चले जाएंगे 2p में। अब इसके बाद जैसे है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु भार, तो देखिए क्या होगा 1s2 2s2, ठीक, फिर इसके बाद 2p4 हो गया 8, 2 2 4 और 4 8। अब इसी तरीके से जैसे F है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो देखिए 1s2 2s2 2p5 ये हो जाएगा, ठीक। आप ये सोच रहे होगे मैम के बच्चे वाली चीज़ें सिखा रही हैं, तो एक बार मैंने आपको ये बता दिया कि इसी तरीके से तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ओबॉय प्रिंसिपल के आधार पर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो आयनिक स्टेट में करना है, आयनिक स्टेट में अगर माइनस चार्ज हो तो हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर प्लस चार्ज होगा तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे O था हमारे पास, अगर ऑक्सीजन पे माइनस के 2 चार्ज है तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कैसे होगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दो। एक माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इस पे मान लो अगर माइनस का 1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, अब यहाँ पर है माइनस के 2 चार्ज, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके टोटल 10। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये, जब इस पर कोई आयन नहीं था प्रेजेंट, ठीक। अब इस पर माइनस के 2 चार्ज है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होगा, 10 में 10 का करेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे, देखो अब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होएगा 1s2 2s2, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4 हो गए यहाँ, अब हमारे पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 10 है ना टोटल, तो 2p6, p में पूरे 6 के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक स्टेट में, ठीक। अब अगर मान लो हमारे पास कोई कैटायन है, जैसे मान लो ये है Mn, ठीक, Mn+2 ये है हमारे पास, इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैटायनिक स्टेज में है ये हमारा। Mn का क्या होता है एटॉमिक नंबर 25, तो देखिए इसका कैसे होगा हमारा, अब क्या हुआ, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर 1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, अब 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 25 में से आप क्या कर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे, तो कितना बचेगा आपका 23। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने में करेंगे 23 में, 23 होगा अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा देखो 1s2 2s2, पहले हम इसका करते हैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा 25 का करना है, तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब आ जाओ 3d में कितने जाएंगे, देखो 4 हो गए, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 20, 20 बचे 5 इलेक्ट्रॉन आपके किस में जाएंगे 3d 5d में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक। तो टोटल इसमें गए 5, तो ऐड हो गए, कितने हो गए 25 का हो गया। अब हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, घटाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, सबसे पहले हम S से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं। S में देखो अगर यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर 4s2 है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो बाहरी शेल से जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएंगे, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन S के घटा दो, यहाँ से निकाल दो, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 3d 5, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने थे, हमने S से निकाल लिए, ठीक। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन घटाने थे इसमें से, मान लो अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो हम पहले 2 तो S से निकाल देंगे और फिर 1 निकाल देंगे D से, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, माइनस प्लस चार्ज का मतलब, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, कैटायन का, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, ये चीज़ें वैसे आपने पढ़ी भी होगी, ये तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, जिनको समझ नहीं आया होगा, तो क्या पता वो आपको समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो, ठीक। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक है।
तो सेकंड रूल है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या रूल बोल लो, जो भी आप समझ सको, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, अभी हमने क्या पढ़ा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 2s में 2 जा रहे थे, 2 जा रहे थे s में, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 6 तक देखा था अभी हमने जब ऑफ बॉय रूल पढ़ा। तो ये चीज़ें कौन बताता है कि भाई s में 2 ही जाएंगे, p में मैक्सिमम 6 जाएंगे, d में मैक्सिमम 10 जाएंगे, तो ये चीज़ बताता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिटल में या एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को जो स्पिन होगा वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो स्पिन क्वांटम नंबर कहती है कि ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी एटम के ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या होगा उस कंडीशन में उन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, एक तो होगा आपका हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक की स्पिन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास, तो उसकी चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती। मान लो अगर उसकी कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूमिथल, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर ये तीनों भी सेम हो जाती हैं, लेकिन हमेशा जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी वो डिफरेंट होगी। अब देखिए इसको समझिए क्या कहा उन्होंने, देखो जैसे हमारे पास है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करा तो 1s2 हुआ, ठीक। s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो देखिए एक ऑर्बिटल है इसके पास, s के पास एक ही तो ऑर्बिटल होता है, हमने उससे निकाला था, किससे निकाला था हमने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स के बारे में पता चला था हमें। तो s के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से इसमें भेज दिए, ठीक, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहती है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा, ऐसे जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर हम इसके लिए निकालते हैं चारों क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी आएगी, 1, देखो n की वैल्यू कितनी होगी 1, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, कौन सी, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर हो गई। अब आ जाओ थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कैसे निकालते हैं, -L2 + L कर, तो -L की वैल्यू कितनी है 0, -L2 + L, तो 0 आ जाएगी m की वैल्यू, ठीक। और s, इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर होती है +12, और अगर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है -½ अब निकालते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स, n = 1 आएगा इसके लिए भी सेम, l की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, s ही है हमारे पास, m की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब आ जाओ s इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कंडीशन में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ तो देख रहे हो यहाँ पर +½ थी, यहाँ पर -½ देखो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों में सेम आ रही है, एज़्यूमिथल भी दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कैसी है, डिफरेंट। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है कि अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी किसके साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, समझो इसको, अकॉर्डिंग टू पाउलीज इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव सिमिलर वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अकॉर्डिंग टू पाउली के अनुसार एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी उनकी चारों क्वांटम नंबर्स क्या नहीं होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों में भी सिमिलर वैल्यूज, इन तीनों की वैल्यू सिमिलर हो सकती है, बट स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल बी अपोजिट। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा ऑर्बिटल में वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। सो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट। तो स्पिन क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो क्लियर हुई आपको ये बात। ये इसका एग्जाम्पल है भाई, देखो इसका हीलियम का किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गई थी, इसके लिए आ गई -½ तो ये कहा गया कि मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 ही रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हुई कि s सब शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये कौन बताता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। p के पास आपके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6, भाई 1 में 2, 2 3 6, इस तरीके से। तो ऐसे ही जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आपके 3D में
सॉरी डी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, भाई उसके पास 5 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इजीली। ये बताता है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड रूल है हमारा इसमें हुंड रूल। हुंड्स रूल क्या बताता है? हुंड्स रूल बताता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग या पेयरिंग के बारे में। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास है ये एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके आधार पर करा? ओबॉय रूल के आधार पर ही करेंगे, 1s2 2s2 2p4। अब देखिए s के पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रह सकते हैं इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। अब आ जाओ इस पर 2p4, इसमें क्या है? p के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं हमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हम भेजेंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन कैसे भेजेंगे भाई? देखो, ऐसे भेजेंगे 4, ऐसे पेयरिंग करेंगे दोनों को, इस तरीके से भेजेंगे, या ऐसे भेजेंगे, या फिर ऐसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? तो इसी चीज़ को बताता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भेजो ऑर्बिटल में, ऐसे 4 हैं जैसे इसके पास, तो पहले एक भेजेंगे, फिर एक, ठीक, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करो। पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, फिर उसके बाद पेयरिंग करो। अब जितने भी बचे हैं आगे, अब पेयरिंग करना शुरू करो भाई। 3 हमने भेज दिए ऐसे, अब है हमारे पास 4, तो 4 फोर्थ हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भेज देंगे। अब हम इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बताता है आपका हुंड्स रूल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, इसकी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हुंड के अनुसार द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल वालों में, स्टार्ट व्हेन ईच ऑर्बिटल विद ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन, तब करेंगे स्टार्ट जब एक एक इलेक्ट्रॉन हम एक एक ऑर्बिटल में भेज देंगे, उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। द डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग इज अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, और पेयरिंग की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? अपोजिट। भाई देखो, जैसे हमने यहाँ पर भेजे थे तो पहले हमने एक ये भेजा, एक ये, फिर उसके बाद जब हमने पेयरिंग करी तो पेयरिंग हमें ऐसा नहीं करेंगे हम कि भाई पेयरिंग ऐसे कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ही हम इसकी क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे ऐसे। अपोजिट में क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर डायरेक्शन में पेयरिंग करेंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हम उसकी पेयरिंग कर देंगे। ठीक, तो ये बात समझ आ गई आपको? इजी था ना रूल? समझ आ गया? तो कर लीजिए एक बार इसको नोट। तो यहाँ पर हमारे ये रूल हो जाते हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको ये सारे रूल क्लियर हुए। ज़्यादा हार्ड रूल थे नहीं, फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो इनके ऊपर ज़्यादा मैं बता रही थी आपको, 4th सेमेस्टर में आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, बस ये आपको पता होने से ताकि आपको आगे के लिए हेल्प मिल जाए, इसलिए मैंने आपको ये करा दिए हैं। ठीक है जी। और देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि फ़िज़िक्स कब से पढ़ाओगी मैम, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए जो आपकी फ़िज़िक्स है वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं पढ़ा रही, इन फ्यूचर मैं आपको पढ़वा सकती हूँ किसी से फ़िज़िक्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ग्रेजुएशन की। और रही बात आपके सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए आप ज़्यादा टेंशन मतलब, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ टेंशन के लिए। ठीक, इंशाल्लाह आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा। डेली हम एक टॉपिक भी कंप्लीट अपना करते हैं तो आपका सिलेबस नवंबर तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।